प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता एवं व्यवहार पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। प्राकृतिक संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, नवीनीकरण संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वह संसाधन हैं जिन्हें भौतिकी, रासायनिक, यांत्रिक विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग एवं ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पादन होता रहता है। जैसे प्रश्न पूछा गया, अंतरिक्ष में नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? हवा है, दूसरा जलवाष्प है, तीसरा ऑक्सीजन है और चौथा सौर विकिरण। तो आप लोगों का उत्तर होगा सौर विकिरण। दूसरा प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर क्या पैदा करता है? भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो उत्तर होगा परमाणु ऊर्जा। इस प्रकार से ये सब छोटे छोटे प्रश्न, इनके बीच में आपको तैयार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी आजकल विशेष पूछे जा रहे हैं। जल और वन संसाधन नवीनीकरण के मुख्यतः दो उदाहरण हैं। 1974 में लेवाइयर वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित कर दिया कि पदार्थ नष्ट नहीं होता, वह दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि पहले पदार्थ का वजन हम लोग लें तो उसके द्वारा प्राप्त दूसरा पदार्थ का वजन समान होगा। तो आज जल संसाधन जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। बिना जल के जीवन का संचालन होना कठिन है। पृथ्वी के सभी जल संसाधनों में केवल 2.7 ही शुद्ध जल, फ्रेश वाटर, प्योर वाटर है। अन्य जल में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके क्लोराइड हैं, उसके सल्फेट हैं। ये सब जल को अशुद्ध कर देते हैं। इस शुद्ध जल से पीने, खेती करने के काम एवं अन्य उपयोगी कार्य होते रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन जल संसाधनों का उपयोग उचित ढंग से करें। पानी का, जल का विशेष ध्यान रखें, इसके दुरुपयोगिता का भी ख्याल रखें। जल का दुरुपयोग न हो, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। नदियों पर बांध बनाकर जल को काफ़ी ऊंचाई से गिराकर उसके स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से जल के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा भी, जल संसाधन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का भी उत्पत्ति होता है और इसका उपयोग करते हैं। वन संसाधन यह हमारी ऐसी संपदा है जिसे हम अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे ईंधन है, चारे हैं, रेशे हैं, फल हैं, इमारती लकड़ी है, जड़ी बूटी सामग्रियां हैं, सौर प्रसाधन सामग्री हैं, आदि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से वन संसाधन द्वारा हम लोग बहुत सी उपयोगी वस्तुओं का संचालन करते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी पूर्ति वन के द्वारा ही संभव होता है। उसमें वन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ पौधों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसे जीवधारी ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से जो ऑक्सीजन गैस है, जो वन से या पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न होते हैं, उत्पादित होते हैं, उसको ग्रहण करके उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग विभाजित कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उससे निर्मित हो जाता है, वो वायुमंडल में चला जाता है।
दूसरा गैर नवीनीकरण संसाधन है। यह गैर नवीनीकरण संसाधन की उत्पत्ति एवं वृद्धि नहीं होती है, यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको एक बार प्रयोग में लाएंगे तो दूसरी बार वो नष्ट हो जाएगा। जैसे पटाखा का छोड़ना, फुलझड़ी का चलना जलना, ये सब भोजन का पचना, इसलिए ये समाप्त हो जाते हैं। जैसा हम लोग भोजन करते हैं, भोजन मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्रिया द्वारा एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन पहले अवस्था में नहीं आता है। इस प्रकार से गैर नवीनीकरण संसाधन के निम्न लिखित उदाहरण हैं भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन और महासागरीय संसाधन। भूमि संसाधन पेड़ों के अधिक कटाई के कारण मिट्टी के गुणवत्ता की कमी हुई है। यदि इसके गुणवत्ता में अधिक नुकसान हुआ है, मिट्टी में कार्बन, जैविक एवं खनिज पोषक जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये पदार्थ होते हैं। जिस मिट्टी में कार्बन पदार्थ अधिक होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है, उसका उर्वरा शक्ति अधिक होता है, उन्हें उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि फसलों की अनुकूलता के अनुरूप फसल उत्पन्न होते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, अरहर है, कपास है, चाय है, बादाम है, फल इत्यादि, ये सब मिट्टियों में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भूमि संसाधन के द्वारा ये सब प्राप्त होते हैं। खनिज संसाधन जमीन के खनन से मिलने वाले प्राकृतिक पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका विशेष महत्व है। जैसे रानीगंज झरिया में कोयले का खनन है, एक वहाँ से कोयला हम लोग को विशेष रूप से प्राप्त होता है। विशेष रूप हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के खनिज जैसे कोयला है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, पेट्रोलियम है, जिंक है, सोना है, चांदी है, कैल्शियम है, ये सब की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में जो पड़ता है। शुभ कार्य में, आभूषण बनाने में, सजावट में, अन्य विभिन्न कार्यों में काम आता है। दूसरा महासागरीय संसाधन समुद्र के बेसिन में अनेक खनिज पाए जाते हैं। समुद्र तल से नीचे 4000 से 5000 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के ढेरे, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्साइड, MnO2 की ढेरे, कॉपर, पायराइटिस, कोबाल्ट, निकिल, लोहे का सल्फाइड, FeS, Fe2S3, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि प्राप्त होते हैं। ओर्स के रूप में प्राप्त होते हैं। इसको हम लोग शुद्ध करके फिर आयरन की उत्पत्ति या जो तत्व हैं उसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। भारत भी इन संसाधनों का उपयोग करने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। गोदावरी एवं महानंदा नदी के डेल्टा क्षेत्र से प्राकृतिक गैस के भारी भंडार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से उत्पादन के आधार पर जैव संसाधन, जैव मनुष्य, वनस्पति जैसे जंतु, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि मानव स्वयं प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को परिवर्तित करके प्रयोग में लाता है और उन संसाधनों का उपयोग करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संसाधन ये सब हम लोगों को प्राप्त होते हैं, ये सब विभिन्न रूप से प्राप्त होते हैं। और अजैविक संसाधन वही संसाधन हैं जो
निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होते हैं, जैसे पहाड़ है, चट्टान है। तो ये सब संसाधनों का हम लोग समय समय पर उपयोग करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में इसका एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और उसी प्रकार से ये सब जो साधन प्राप्त हुए हैं उसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग आज इसकी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि कोई कठिनाई आप लोगों को इसके विषय में, प्राकृतिक संसाधन के विषय में उत्पन्न होती है या दिक्कतें महसूस होती है, तो उसको आप संचार माध्यम की सहायता से हमसे पूछ सकते हैं फोन, और समय समय पर मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। क्योंकि आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, तब प्रश्न को ठीक ढंग से आप पूछ सकते हैं।